प्रिय छात्राओं, आज हम टैक्स प्लानिंग फॉर सैलरीज वेतन के लिए कर नियोजन में जिस पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कर्मचारियों के लिए कर नियोजन संबंधी प्रावधान, रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग फॉर एम्प्लॉयज़। देखिए, आयकर अधिनियम 1961 में विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखकर एक कर्मचारी को अपना कर दायित्व कम करने के लिए कुछ प्रावधानों को रखा गया है। इन प्रावधानों में सबसे पहले हम देख रहे हैं वेतन को भत्तों व अनुलाभों में बांटकर लेना चाहिए। देखिए, कर्मचारी को अपने नियोक्ता से यह आग्रह करना चाहिए कि उसे वेतन एक मुश्त ना देकर अलग अलग भत्तों व अनुलाभों में बांटकर दिया जाए, क्योंकि भत्तों व अनुलाभों में से कुछ भत्ते एवं अनुलाभ अंशतः एवं पूर्णतः करमुक्त हो सकते हैं। अतः करदाता को ये एक लाभ नियोजन का मिल सकता है। इसी तरह कर्मचारी को वेतन को मूल वेतन व महंगाई भत्ते में वितरित करके या विभाजित करके प्राप्त करना चाहिए। कर्मचारी को अपने वेतन को मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में विभाजित करके प्राप्त करना चाहिए। कर्मचारी को नियोक्ता से वो ये आग्रह कर सकता है, निवेदन कर सकता है कि उसके महंगाई भत्तों को सेवानिवृत्ति लाभों में सम्मिलित कर लिया जाए। इससे न केवल सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों में वृद्धि होती है, बल्कि मकान किराया भत्ता, ग्रेच्युटी एवं एकमुश्त पेंशन की दशा में कम कर योग्य राशि ज्ञात होती है। अगला हमारा बिंदु है कमीशन। यदि कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त नियोक्ता से कोई कमीशन प्राप्त होता है तो ऐसा कमीशन कुल बिक्री के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में होना चाहिए। कमीशन को इस स्थिति में वेतन का भाग माना जाएगा एवं इस कारण से मकान किराया भत्ता, ग्रेच्युटी एवं एक मुश्त पेंशन की दशा में कम कर योग्य राशि होगी। मैंने आपको पहले जब हमने वेतन की गणना की थी तब इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया था कि कमीशन पर यदि बिक्री पर कमीशन यदि मिलता है एक निश्चित प्रतिशत से तो उसे वेतन का भाग माना जाता है। और जब भी हम मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना करते हैं, ग्रेच्युटी के लिए करते हैं या एक कम्यूटेड पेंशन के लिए करते हैं या हम मान लीजिए प्रोविडेंट फंड के लिए करते हैं, तो वहाँ हम इसे मूल वेतन का पार्ट मानते हैं। इसी तरह प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान 12% तक कर मुक्त होता है। इससे अतिरिक्त क्या होता है, कर योग्य होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि नियोक्ता का अंशदान वेतन के 12% तक ही रहे, उससे अधिक ना हो। अगला हमारा बिंदु आता है कि यदि मान लीजिए कर्मचारी को चिकित्सा भत्ता या चिकित्सा सुविधा में से किसी एक का चयन करना पड़े तो उसे चिकित्सा सुविधा ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सा भत्ता मेडिकल अलाउंस पूर्णतया कर योग्य है और कर योग्य आय में शामिल होता है, जबकि चिकित्सा सुविधा अथवा चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण करमुक्त होता है। इसी तरीके से कर योग्य भत्ते एवं अनुलाभ की सुविधा अगर लेने का विकल्प हो तो अनुलाभ की सुविधा लेना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि अनुलाभों का मूल्यांकन उनके वास्तविक लाभ की तुलना में कम राशि पर किया जाता है। जैसे हम रेंट फ्री एकोमोडेशन की फैसिलिटी लेते हैं या सर्वेंट की फैसिलिटी का वैल्यूएशन करते हैं, तो वास्तविक लाभ की तुलना जो उसका जो अनुलाभों का जो मूल्यांकन होता है वो वास्तविक रूप में उनसे मिलने वाले लाभ की तुलना में कम होता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं सेवा काल या प्रमाणित भविष्य निधि के संबंध में। देखिए, यदि कोई कर्मचारी 5 वर्ष का सेवा काल पूर्ण करने से पहले ही ऐसे नियोक्ता के यहाँ से सेवा मुक्ति प्राप्त करता है जहाँ प्रमाणित भविष्य निधि से उसे कोई राशि प्राप्त हो सकती है, तो उसे ऐसी राशि प्राप्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 5 वर्ष से कम के सेवा काल में जो हमारी जो प्रमाणित भविष्य निधि होती है वो कर योग्य हो जाती है। यदि मान लीजिए वो किसी दूसरे नियोक्ता के यहाँ सेवा प्रारंभ करता है और वहाँ भी प्रमाणित भविष्य निधि है, तो वो क्या कर सकता है, अपने एक्स एम्प्लॉयर के यहाँ से उस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की जो अमाउंट जो उसकी डिपॉजिट है उसको वहाँ ट्रांसफ़र करवा ले। इस तरीके से यदि उसकी कुल सर्विस मिला के 5 वर्ष की हो जाती है तो उसकी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की जो राशि है वो कर मुक्त हो जाती है। इसी तरीके से हम बात करें अर्जित अवकाश वेतन की, तो एक कर्मचारी को ये कोशिश करनी चाहिए कि यदि उसके 10 माह का अर्जित अवकाश एवं 3 लाख रुपए
जो 3 लाख रुपए का अर्जित अवकाश का वेतन शेष है तो उसे सेवा काल के दौरान ड्यूरिंग द सर्विसेज उसे समर्पित अवकाश नहीं करना चाहिए, अर्थात उसे सरेंडर लीव करके उसका नकदीकरण का लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सेवा काल के दौरान मिलने वाला एनकैशमेंट सभी के लिए पूर्णतया कर योग्य होता है, जबकि सेवा मुक्ति के समय 10 माह अथवा 3 लाख रुपए तक का अर्जित अवकाश वेतन प्राप्त करने पर प्राप्त राशि कर मुक्त होती है। इसी तरह यदि कर्मचारी के पास ये विकल्प है कि वे नाश्ते या भोजन का भत्ता ले या सुविधा ले तो उसे सुविधा ही लेनी चाहिए, क्योंकि नाश्ते एवं भोजन भत्ता सभी के लिए पूर्णतया कर योग्य होता है। वैसे हम सभी जानते हैं कि टैक्स असेसमेंट ईयर 2019-20 से जो हमारा परिवहन भत्ता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, वो सामान्य कर्मचारियों के लिए कर मुक्त नहीं है, लेकिन जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 3200 रुपये प्रति माह तक यह कर मुक्त है, चाहे वास्तविक व्यय कुछ भी हो। तो ऐसे में ये कोशिश करनी चाहिए कि जबकि अच्छा, एक हमने डिस्कस की थी ट्रैवल फैसिलिटी, यात्रा की सुविधा, वो पूर्णतया कर मुक्त है। तो कर्मचारी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इन दोनों में से किसी एक का ही लाभ ले। इसी तरीके से हम बात करते हैं कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा सुविधा के संबंध में। देखो, अगर एजुकेशन अलाउंस बच्चा लेता है, चिल्ड्रन बच्चे की, या हॉस्टल अलाउंस लेता है, तो एजुकेशन अलाउंस में हमने पढ़ा है कि 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा कर मुक्त होता है, शेष राशि कर योग्य होती है। जबकि शिक्षा सुविधा में अगर शिक्षा की सुविधा 1000 रुपये प्रति माह तक है तो कर मुक्त होती है। ठीक है, तो अधिकांशतया ये देखा जाता है कि शिक्षा की सुविधा को लेना ही ज़्यादा उचित रहता है। टेलीफोन भत्ता अथवा उसकी सुविधा के संबंध में अगर हम बात करें तो टेलीफोन भत्ता पूर्णतया कर योग्य होता है, जबकि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराए गए टेलीफोन की सुविधा कर मुक्त होती है। अतः टेलीफोन अलाउंस की जगह टेलीफोन फैसिलिटी ही लेना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। मासिक पेंशन एवं कर नियोजन के लिए अगर हम बात करते हैं तो बात यह आती है कि सेवानिवृत्ति के समय मासिक पेंशन के एक भाग को एकमुश्त प्राप्त करना श्रेष्ठ ऑप्शन रहता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की दशा में जब एकमुश्त पेंशन कर मुक्त है, जबकि मासिक पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए क्या होती है, कर योग्य होती है। तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी यदि वो कम्यूटेड पेंशन ले लेते हैं तो वो एक निश्चित सीमा तक एग्जेम्प्ट हो जाती है ना, और बाकी की कर योग्य राशि के लिए वो धारा 89 में कर से राहत उसे मिल सकती है। इसी तरह से हम बात करते हैं उपहार एवं कर नियोजन। देखिए, नियोक्ता अगर किसी पर्सनल रीज़न से या निजी संबंधों के कारण 5000 रुपये तक का अवकाश यदि कर्मचारी को उपलब्ध करवाता देता है, प्रदान करता है, तो कर मुक्त होता है। तो इस 5000 रुपये तक के उपहार को भी हम क्या करते हैं, कर योग्य आय में शामिल नहीं करते हैं। अगला हमारा बिंदु आता है ऋण मुक्त ब्याज एवं कर नियोजन। देखिए, यदि हमने पढ़ा है ये अभी अर्लियर ही हमने इसमें सुबह अनुलाभों में कि 20,000 रुपये तक के जो ऋण हैं उन पर ब्याज कर मुक्त होता है, यानी कि करदाता की कर योग्य आय में इस फैसिलिटी को शामिल नहीं किया जाता। तो करदाता को कोशिश करनी चाहिए कि वो जब तक उसे आवश्यकता नहीं हो 20,000 रुपये तक की राशि का ऋण ले, उससे अधिक का ऋण ना ले। अगला हमारा बिंदु आता है कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं कर नियोजन। देखो, यदि 10 वर्ष से अधिक पुराने किसी सामान को कर्मचारी को उपहार स्वरूप नियोक्ता देता है, तो जैसे कोई कार हो, कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो, तो ऐसा सामान कर्मचारी की आय नहीं माना जाता। ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स जो हम शामिल करते हैं, ऐसे सामान की राशि को प्राप्त करने के स्थान पर भेंट स्वरूप प्राप्त करना ही श्रेष्ठकर रहता है। अगला हमारा बिंदु आता है धारा 3A में वर्णित बीमारी हेतु ऋण। यदि मान लीजिए कर्मचारी ने किसी ऐसी बीमारी के लिए लोन लिया है जो कि 3A में वर्णित है, धारा 3A में वर्णित है, तो ऐसे ऋण को किसी भी सीमा तक ब्याज मुक्त लेने पर उसे अनुलाभ नहीं माना जाता। यदि चिकित्सा बीमा योजना के अनुसार ऐसे ऋण पर कोई राशि पुनर्भुगतान कर दी जाती है तो उस सीमा तक ऐसा ऋण कर मुक्त नहीं होता। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए उसने 3A में वर्णित किसी बीमारी के लिए लोन लिया है तो उसका जो ब्याज होता है वो अनुलाभ नहीं माना जाता। लेकिन यदि उसे मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत इससे कोई राशि मिल गई है इस ऋण के बदले में, तो जितना उसको मिल गई है उसे हम ऋण की राशि से कम कर देते हैं, वो कर मुक्त नहीं मानी जाती। इसी तरह यदि कोई कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी न हो तो उसके बच्चों की शिक्षा की सुविधा
गैस, बिजली, पानी की सुविधा एवं घरेलू नौकरों की सुविधा कर से मुक्त होती है। ये सुविधाएं सिर्फ विशिष्ट कर्मचारी की दशा में कर योग्य होती है। तो सामान्य कर्मचारी इन सुविधाओं को यदि अवेल भी करता है, उनका लाभ भी लेता है, तो उसके कर योग्य अनुलाभों में शामिल नहीं किया जाता। इस तरह से हम देखते हैं कि एक वेतनभोगी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, यदि कुछ प्रावधानों को ध्यान में रखता है और यदि उसका नियोक्ता के साथ इस तरह का सामंजस्य हो जाता है कि वो इस बात से कन्विंस हो जाते हैं कि इस तरह के लाभ को यदि हमारे वेतन को महंगाई भत्ते में विभाजित करके या कर योग्य भत्तों को सुविधाओं में विभाजित करके उन्हें यदि लाभ प्रदान किया जाता है, तो इससे नियोक्ता को भी हानि नहीं है, साथ ही साथ करदाता को भी कम कर का भुगतान करना पड़ता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनको हमने डिस्कस किया। यदि आपको इसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करके या व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।